नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, खंड सेकंड में भाषा फर्स्ट की हिंदी के लगभग 30% रीट में पूछे जाते हैं। आशा करता हूं आप सभी ने L1 के विद्यार्थी हो या L2 के विद्यार्थी हो, आपने भाषा फर्स्ट ही चुनी होगी और वो हिंदी चुनी होगी। तो आज के वीडियो में इस हिंदी के लगभग 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उसमें से जो 20% आपके व्याकरण के होंगे और 10% आपकी शिक्षण विधियों के पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो लगभग 3 से 4 सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके भाषा फर्स्ट में पहले आपके एक गद्यांश पूछा जाता है और इस गद्यांश से लगभग 5% के जवाब देने होते हैं। तो गद्यांश को आपको पहले सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है, क्योंकि इसी में से दिए गए शब्दों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके उत्तर इसी में भी हो सकते हैं, अन्यथा आपको याद भी होने चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला शब्द आ रहा है कि अध्यवसायी शब्द का क्या अर्थ होता है। थोक व्यापारी होता है, परिश्रमी होता है, ज्ञानी होता है या आत्मनिर्भर होता है। तो अध्यवसायी जो शब्द है उसका मतलब परिश्रमी होता है। क्या होता है? परिश्रमी होता है। अगला सवाल है, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है रेखांकित शब्द में जो तत्सम शब्द है, रेखांकित शब्द जो कर्तव्य है ये क्या है? तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव शब्द आपको क्या करना है? बताना है। तो कर्तव्य का जो तद्भव शब्द है वो कतरन होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा आपका कतरन। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो कीर्ति है उसका तत्सम कीर्ति होता है। ठीक है। कार्य का कार्य होता है। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला सवाल है, उन्नति का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो यानी पर्यायवाची का मतलब आप जानते हो समानार्थी शब्द। तो उन्नति का कौन सा नहीं पूछा है? विकास, अभ्युदय, आविर्भाव, उत्कर्ष। तो यहाँ पे उन्नति का पर्यायवाची शब्द विकास होता है, अभ्युदय होता है, उत्कर्ष होता है, लेकिन आविर्भाव है ये इसका समानार्थी शब्द नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर आविर्भाव है ना उपपत्ति का समानार्थी शब्द होता है। तो इसका राइट आंसर आपका आविर्भाव यानी सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है, गौरव का उपयुक्त विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है। तो गौरव का जो उल्टा है क्या होता है? राघव, लाघव, अभिमान या सम्मान। तो गौरव का जो उल्टा जो शब्द होता है वो आपका होता है लाघव। क्या होता है? लाघव। ठीक है। और लाघव एक विलोम शब्द है किसका? गौरव का। यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। तो यहाँ पे सिंपली हम देखते हैं कि भारतीय है, इसके अंदर ईस प्रत्यय है। ठीक है। सुख में के अंदर का में प्रत्यय है। ठीक है। सुख प्लस में। अध्यवसायी के अंदर क्या होता है? यहाँ पर अध्यवसायी में अध्याय प्लस ई, इसके अंदर ई प्रत्यय है लास्ट में। कौन सा? ई। परिश्रमी, इसके अंदर प्रत्यय नहीं है, इसमें क्या है? परि उपसर्ग है। क्या है? परि उपसर्ग है। तो इसके ये प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, तो इसका आंसर आपका राइट रह जाएगा परिश्रमी। अगला है, परमात्मा में कौन सा समास है। ठीक है। परमात्मा में कौन सा समास है। तो परमात्मा का जो पहले समास होता है वो हम देख लेते हैं। ये होता है परम है जो आत्मा। परम है जो आत्मा, ये इसका क्या है? समास विग्रह है। तो यहाँ पर इसका जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? ये कर्मधारय समास होगा। ठीक है। और कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें जो पहला पद है ना वो विशेषण होता है। ठीक है। और दूसरा पद है ना वो विशेष्य होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे परम क्या है? विशेषण है। परम क्या है? ये विशेषण है। ठीक है। और आत्मा क्या है? ये विशेष्य है। ठीक है। तो इसका कर्मधारय समास रहेगा। अगला है, इनमें से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपको दीर्घ संधि का उदाहरण बताना है। ठीक है। तो कौन सा नहीं है इससे पूछा है? परमात्मा, पुरुषार्थी, संसार, स्वावलंबन। ठीक है। परमात्मा यानी परम प्लस आत्मा, तो ये क्या है? एक दीर्घ संधि का उदाहरण है। पुरुषार्थी, पुरुष प्लस अर्थी, ये भी क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। सम प्लस सार, ठीक है, ये दीर्घ संधि का नहीं है। तो यहाँ पे देखो सम प्लस सार आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? हलन लग रहा है। तो ये वाला क्या है? ये दीर्घ संधि का नहीं है। ये कौन सी संधि का है? ये व्यंजन संधि का है। कौन सी संधि का? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जो आपका गद्यांश है उसमें से 5 सवाल हो चुके हैं। अब यहाँ पर दूसरा गद्यांश है, इसके अंदर अभी आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है। तो इस गद्यांश को आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, इसके बाद में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न इसमें आ रहा है, राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नमस्तक हूँ। ठीक है। तो राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नमस्तक हूँ। तो नमस्तक क्या है? एक रेखांकित शब्द है। इसका अर्थ बताना है। स्वस्थ सिर, नीचे सिर रखने वाला, विनीत होने वाला, उपयुक्त सभी। तो नमस्तक का जो अर्थ होता है वो होता है विनीत होने वाला। ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन आपके राइट रहेगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द है वो नित्य ही एक वचन होता है, यानी हमेशा ही एक वचन में ही होता है। तो कौन सा शब्द है? ठीक है। पानी, वर्षा, आग, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे वर्ष पानी है ना हमेशा एक वचन होता है, वर्षा एक वचन होता है और आग ये एक वचन है। तो ये तीनों ही क्या है? हमेशा ही एक वचन शब्द होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटना है। पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर ओरण, आग, प्रकृति, पूजा। तो यहाँ पर सबसे पहले आग, ये एक क्या है? पुल्लिंग है। प्रकृति पुल्लिंग है। पूजा ये भी क्या है? एक पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो ओरण शब्द है ना ये एक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द ढूंढना था। ठीक है। तो पुल्लिंग क्या है? ये आपका यहाँ पे पुल्लिंग है ना ये ओरण ही है। ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है? आपके स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है तीनों क्या है? आग, ठीक है, औरत, प्रकृति, पूजा, ठीक है, ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। कौन से लिंग है? ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो ओरण क्या आपका है? पुल्लिंग कहलाएगा।
अगला सवाल है यहाँ पे, वे धर्म से जुड़े बिना नहीं हो सकती। ठीक है, वे धर्म से जुड़े बिना नहीं हो सकती है, ये वाक्य किस काल का द्योतक है? सामान्य भूतकाल का, आसन भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल का, अपूर्ण। तो यहाँ पर अगर था, थी अगर आ जाता था पीछे से लागू, तो ये भूतकाल का शब्द होता है। यहाँ पर कार्य पूर्ण हो चुका है, तो ये पूर्ण भूतकाल का शब्द है। ठीक है, ये किसका है? पूर्ण भूतकाल का द्योतक है। इनमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द छांटना है, कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो धर्म, जंगल, चीज, वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका चीज, चीज आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन चीज है यही स्त्रीलिंग है, बाकी ये सारे क्या है? पुल्लिंग है। धर्म, जंगल, वर्ष ये क्या है? पुल्लिंग है। चीज ही आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसका ऑप्शन आपका ये राइट रह जाएगा। अगला है, छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में क्या करना है? रूपांतरण करना है। छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, इसको आपको क्या करना है? मिश्र वाक्य में। 3 तरह के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य देखो, सरल वाक्य में कैसे बनेगा? परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, ये साधारण वाक्य कहलाएगा। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, छात्रों ने परिश्रम किया और लग जाता है, तो वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन आपका आ रहा है, ये जो बी ऑप्शन है कि जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो एक दूसरे पे क्या था? डिपेंड होता है। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, अगर वो परिश्रम नहीं करते तो उत्तीर्ण नहीं होते। तो ये एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, 2 वाक्यों का मिश्र हो चुका है। ठीक है, अगला है, जहाँ जहाँ वे गया उसका सम्मान हुआ। तो रेखांकित जो वाक्यांश है उसका क्या करना है? आपको अर्थ बताना है। तो ये पूरा है, जहाँ जहाँ वे गया उसका सम्मान हुआ। तो जहाँ जहाँ वे गया इसका क्या करना है? आपको रेखांकित शब्द का वाक्यांश क्या करना है? बताना है। ठीक है, किस तरह का ये वाक्यांश है? तो यहाँ पे सर्वनाम उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ वे गया ये एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। कैसा है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वे गया ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। बाकी ये दूसरा वाला है, उसका सम्मान हुआ, ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, तो जिस वाक्य का प्रयोग प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? विशेषता बताता है, वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा है, ईश्वर करे तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। ये वाक्य किस प्रकार का है? संकेतवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है या आज्ञावाचक है? ईश्वर करे तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। ठीक है, तो ये एक इच्छावाचक है, इच्छा कर रहा है। ठीक है, कि तुम स्वस्थ, ईश्वर करे कि तुम स्वस्थ हो जाओ। ठीक है, इच्छावाचक। तो इच्छावाचक के जो वाक्य कैसे होते हैं? जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, कामना, ठीक है, या आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, किस प्रकार का है? इच्छावाचक। अगला है, मोहन की दीवार के पीछे शेर छिपा हुआ है। ठीक है, मोहन की दीवार के पीछे शेर छिपा हुआ है, तो यहाँ पे के पीछे ये एक क्या है? रेखांकित पद है। तो ये किस तरह का पदबंध है? ठीक है, तो ये एक संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, समुच्चय बोधक पदबंध है या संबंध बोधक पदबंध है? तो ये एक क्या है? हमारा संबंध बोधक पदबंध है। क्या है? एक संबंध बोधक पदबंध है। कैसे देखो, मतलब संबंध पदबंधक क्या होता है? संबंध बोधक पदबंध क्या होता है? ऐसे शब्द जो वाक्य में दो पदबंधों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, दो वाक्य, तो मोहन की दीवार और शेर छिपा हुआ, इसके बीच में के पीछे जो आ रहा है, यानी जैसे के सामने, की ओर, के बार, के बदले, के बिना, अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो हमेशा संबंध दिखाते हैं वो। ठीक है, संबंध का बोध कराते हैं, इसलिए संबंध बोधक कहलाते हैं। अगला मुहावरा है यहाँ पे, नाक पर सुपारी तोड़ना। मुहावरे का भावार्थ आपको बताना है। ठीक है, तो असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना, घृणा प्रकट करना, अनुचित कार्य करना। तो नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब होता है बहुत परेशान करना। ठीक है, बहुत परेशान करना इसका आंसर रहेगा। अगला है, काजी जी दुबले क्यों? काजी जी दुबले क्यों? शहर का अंदेशा है। इस लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है? ये एक लोकी है। ठीक है, लोकोक्ति है, दूसरों की भलाई चाहना, दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, शहर की परंपरा निभाना, दूसरों की प्रकृति से ईर्ष्या करना। तो यहाँ पर इसकी जो होगा बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, दूसरों के कष्ट से खुद चिंतित रहना। काजी जी दुबले क्यों? शहर का अंदेशा है। ठीक है, तो दूसरे के कष्ट से हम चिंतित रहते हैं, तो इस लोकोक्ति का ये आंसर राइट रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा है? अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, होनहार विद्वान के होठ पे चीखते, इन तिलों में तेल नहीं, मन चंगा तो कटौती में क्या गंगा। ठीक है, तो इसमें मुहावरा केवल पहला वाला है। ठीक है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, ये पहला मुहावरा है, बाकी ये तीन आपकी क्या है? लोकोक्ति है। ठीक है, होनहार होनहार विद्वान के होठ चीखने पात, इसका मतलब होता है होनहार वाला के गुण है ना बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इन तिलों में तेल नहीं, इसका मतलब होता है यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और अगर मन चंगा तो कटौती में क्या गंगा, यानी मन की शुद्धता ही वास्तविक शुद्धता है। तो ये तीन लोकोक्ति है, एक मुहावरा है। अगला सवाल है यहाँ पे, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, रेखांकित शब्दों के बीच में किस तरह का चिन्ह लगा हुआ है? ठीक है, तो सुख दुख के बीच के अंदर इस तरह का जो चिन्ह लगा हुआ है, ये कैसा है? अवतरण चिन्ह है, अर्धविराम चिन्ह है, योजक चिन्ह है या निर्देशक चिन्ह है? ठीक है, तो ये एक क्या है? ये एक योजक चिन्ह है। क्या है? एक योजक चिन्ह है। ठीक है, तो ये दो शब्दों के बीच में हमेशा लगता है। ठीक है, और दो शब्दों को जोड़ते हुए भी बताता है। ठीक है, तो ये एक द्वंद्व समास का भी प्रतीक होता है। ठीक है, यानी इस तरह का होता है, द्वंद्व समास भी कहलाता है। अगला है, सब गति, ये आपके जो 20 पर्सन है वो व्याकरण के आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो आपके आगे के जो पर्सन आ रहे हैं, ये आपके शिक्षण वीडियो के सवाल आएंगे, जो लगभग 10 के करीब आने वाले हैं। पहला सवाल है,
स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित कौन सी विधि है? ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि, साहचर्य विधि, प्रयोजना विधि। तो स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि जो संबंधित है, ये अभिकर्मित अनुदेशन विधि में होता है। ठीक है, और इस विधि में क्या होता है, इसमें स्वयं अनुदेशन सामग्री की आवश्यकता होती है और इसकी सहायता से छात्र क्या है, स्वयं ही अधिगम करता है। ठीक है, और ये लगभग भारत में 1963 में ही आ चुकी थी। 1963 में इसको लागू भी किया गया था। अगला है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पर्यवेसित अध्ययन विधि के जन्मदाता कौन है? पर्यवेसित अध्ययन विधि है, उसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जो जनक है वो मोरविन है। कौन है? डेजी मोरविन है। इसका आंसर राइट रहेगा कि पर्यवेसित अध्ययन विधि यानी हिंदी के अंदर पर्यवेसित अध्ययन विधि के जन्मदाता डेजी मोरविन है। अब पर्यवेसित जो विधि होती है, इसमें क्या होता है, शिक्षक के निर्देशन में या पर्यवेक्षण में विद्यार्थी के द्वारा किया जाने वाला जो स्वाध्याय है, ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चा खुद ही अपनी गति से स्वाध्याय करता है, बस शिक्षक का क्या होता है, इसमें पर्यवेक्षण होता है, यानी वो निर्देशन करता रहता है। ठीक है, तो ये विधि व्यक्तिगत भिन्नता और क्रियाशीलता के सिद्धांत पे भी आधारित कही जाती है। अगला सवाल है, ये देखो यहाँ पर एक कथन है और इस कथन के बारे में हमें पूरा जवाब देना है कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना, पाठ योजना के संदर्भ में ये जो कथन है, ये किसका है? ठीक है, तो ये जो पूरा कथन है आपने पढ़ ही लिया होगा। ये पूरा कथन है, ये बिनिंग एंड बिनिंग का है। किसका है ये? बिनिंग एंड बिनिंग का ये कथन है। इसका राइट आंसर आपका ये बी वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आपका राइट यही रहेगा। यहाँ पे गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, अमेरिकी या जर्नल? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बीमारी है, किस भाषा का शब्द है? तो ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। और गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो होता है समग्रता। क्या होता है? समग्रता। ठीक है, और ये देने वाले जो विद्वान थे वो थे एक तो मैक्स वर्दिमर, कॉफका और कोहलर। इन्होंने इस तरह का शब्द दिया है गेस्टाल्ट। ठीक है, इसका मतलब भी पूछा जा सकता है क्या होता है, तो समग्रता होता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इनमें से किस विकल्प में भाषा कौशल का प्रकार नहीं है? ठीक है, श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, पठन कौशल, अभिनय कौशल। तो कौन सा है जो भाषा का कौशल नहीं है? तो यहाँ पे देखो श्रवण कौशल, ठीक है, सुनने की बात हो रही है, ठीक है, यानी लिसनिंग हो रही है। उच्चारण, उच्चारण का मतलब क्या होता है? ठीक है, उच्चारण, ठीक है, यानी बोलना, ठीक है, तो ये स्पीकिंग हो गया। पठन यानी रीडिंग, लिखना हो गया, ठीक है। अभिनय ये कौशल नहीं है, ये यहाँ पर क्या होता है, लेखन होता है, यानी लिखने का कौशल होता है। तो 4 तरह के कौशल होते हैं, LSRW, ठीक है, ये क्रम भी होता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो ये अभिनय आपका ये ऑप्शन राइट रहेगा, ये कोई कौशल नहीं है। में से दृश्य सामग्री आपको बतानी है, ठीक है। तो 3 तरह की सामग्री होती है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रतिरूप होता है, श्यामपट्ट होता है, चार्ट, ये दृश्य सामग्री के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर हम श्रव्य सामग्री की बात करते हैं, तो श्रव्य के अंदर क्या होता है, रेडियो आता है, सीतावाद आता है, ग्रामोफोन आता है। तो यहाँ पे देखो ग्रामोफोन है, सीतावाद है, ये रेडियो, ये तीनों आपके क्या है, ये श्रव्य सामग्री है। कैसी सामग्री है? ये श्रव्य सामग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिरूप है, प्रतिरूप मतलब मॉडल, ये एक दृश्य सामग्री है। इसके अलावा श्रव्य दृश्य दोनों होती है, वो होती है सिनेमा, टेलीविजन, नाटक हुआ, ये आपकी क्या होती है, श्रव्य और दृश्य दोनों होती है। अगला है यहाँ पर, इनमें से पाठोनुप्रांत मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, यानी पाठ के उपरांत किस तरह का मूल्यांकन नहीं है। तो यहाँ पर पाठ के बाद में कौन सा मूल्यांकन नहीं होता है, ठीक है। तो पाठ के बाद में जो पाठों, एक तो होता है पाठ के अंतर्गत मूल्यांकन और एक होता है पाठों उपरांत मूल्यांकन। तो ये पूछ रहा है कि पाठों उपरांत मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है। तो पाठ के बाद में जो मूल्यांकन किया जाता है, वो एक तो होता है वस्तुनिष्ठ, ठीक है, और एक होता है लघुरात्मक और एक आपका होता है निबंधात्मक। तो ये 3 जो होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, पाठ के बाद में होते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ, लघुरात्मक और निबंधात्मक, ये 3 पाठ के बाद में होते हैं। पाठ के जो अंतर्गत होते हैं ना, वो तो एक तो उच्चारण है, वाक्य प्रयोग है, बोध प्रश्न है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, एक देखो वस्तुनिष्ठ हो गया, लघुरात्मक हो गया, निबंधात्मक, तीसरा वाला जो होगा वो आपका नहीं होगा, ठीक है। अगला है गुणात्मक प्रविधि का प्रकार कौन सा है? गुणात्मक प्रविधि का प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पर देखो 2 तरह की विधियाँ होती है, एक गुणात्मक होती है, एक परिमाणात्मक विधि होती है, ठीक है। मूल्यांकन की जो विधियाँ होती है ना, उसको 2 प्रकार से बाँटा गया है, ठीक है। तो मूल्यांकन की तो 2 विधियाँ होती है, इसको हम बाँट सकते हैं, एक तो होता है परिमाण, एक तो होता है गुणात्मक और एक होता है आपका परिमाणात्मक, परिमाणात्मक, ठीक है। एक होता है आपका परिमाणात्मक, ठीक है। अब परिमाणात्मक में देखो कौन-कौन आती है? परिमाणात्मक में तो मौखिक आती है, ठीक है, एक मौखिक आती है, एक आपकी क्या आती है, एक लिखित आती है, ठीक है, और एक आती है प्रायोगिक। तो ये 3 क्या होती है, ये 3 तो परिमाणात्मक विधियाँ होती है। अब गुणात्मक में क्या होता है, एक तो होती है जाँच सूची, ठीक है, एक तो जाँच सूची, एक आता है आपका निरीक्षण, क्या आता है? एक आता है आपका निरीक्षण, ठीक है, एक आपका आता है जाँच सूची आ गया, एक आपके संचयी आलेख, ठीक है, एक आता है आपका संचयी आलेख, ठीक है, और एक आपके और आता है रेटिंग स्केल। कौन सा आता है? आपके रेटिंग स्केल, ठीक है, रेटिंग स्केल। तो ये आपके 3 4 होते हैं, देखो गुणात्मक कौन-कौन होती है? जाँच सूची, निरीक्षण, संचय आलेख और रेटिंग स्केल। ये आपके किस में आती है? ये गुणात्मक में आती है। बाकी मौखिक, प्रायोगिक और लिखित, ये किस में आती है? ये परिमाणात्मक में आती है।
अगला सवाल है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी के तहत जो एसए सेकंड होता है यानी योगात्मक परीक्षण, इसमें कितने परसेंट अंक भार होता है? तो यहाँ पर देखो, एसए अगर 1 की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है। और एसए अगर 2 की बात करते हैं, एसए जो सेकंड होता है, इसकी बात करते हैं तो इसमें 40% होता है। कितना परसेंट होता है? 40% होता है। और दोनों को जो मिलाकर बात करते हैं, तो इसको योगात्मक परीक्षण कहते हैं, उसमें आपके 60% होता है, ठीक है? तो 20 से 20 हम दोनों को जोड़ेंगे तो 60% आपका हो जाएगा, ठीक है? तो एसए 1 के अंदर आपका क्या होगा? 20% होगा, ठीक है? एसए 1 में क्या 20% और एसए 2 में आपका ये हो जाएगा, ठीक है? तो आपका इसमें एसए सेकंड का जो ऑप्शन पूछा है, आपका सी वाला आपका 40% आपका राइट रहेगा। आज का और अंतिम सवाल है यहाँ पे देखिए, अगला आज का और अंतिम सवाल है यहाँ पे, मूल्यांकन का जो क्षेत्र है, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है विस्तृत, संकुचित, समान और सीमित, ठीक है? तो मूल्यांकन से क्या होता है, जो परीक्षा है वो विस्तृत होती है, क्या होती है? विस्तृत होता है। तो ये आपका मूल्यांकन का जो क्षेत्र है परीक्षा से क्या होता है? विस्तृत होता है। ये आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। और ये हिंदी शिक्षण वीडियो के लगभग 30 सवाल पे हमने यहाँ पे चर्चा की है, जिसमें से 20 आपके व्याकरण के थे और 10 आपके शिक्षण वीडियो के थे। तो ये एक मॉडल पेपर की तरह हमने आपको बताया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।